आज तुम पढ़ने जा रहे हो डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था नरेशन के बारे में, नरेशन का परिभाषा बताया था, इंग्लिश में भी बताया था, हिंदी में भी बताया था। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन दो प्रकार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इसी को आप डायरेक्ट स्पीच कहिए, इनडायरेक्ट स्पीच कहिए। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच या इसी को आप डायरेक्ट नरेशन कहिए, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहिए या इसी को इनडायरेक्ट नरेशन कहिए। लेकिन आज आप पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। समझ गए ना? जब वक्ता के कथन को हूबहू ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई फेर बदल नहीं करते हैं। मान लीजिए जैसे वक्ता ने कहा, उसी शब्द को उसी के शब्दों में हम बोल दिए, क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। जैसे राम ने कहा, राम से आई शैल नॉट गो टू पटना टूडे, आई शैल नॉट गो टू पटना टूडे। तो तुम भी आया, तुम कहा कि राम से आई शैल नॉट गो टू पटना टूडे, तो तुम इसमें कोई फेर बदल नहीं किया। उसने जैसे कहा आई शैल नॉट गो टू पटना टूडे, तुमने भी उसी के शब्दों में वैसा ही ज्यों का त्यों हूबहू कह दिया या आप लिख दिए। तो क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। समझ गए ना? जैसे मदर से आई डज नॉट कुक फूड, मदर सेड आई डज नॉट कुक फूड। तो कोई तुमसे पूछेगा या तुम्हारा भाई पूछेगा कि माँ क्या बोली, तो तुम बोलेगी मदर से आई डू नॉट कुक फूड। तो तुमने माँ के शब्दों में ही माँ की बात को बोल दिया, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया। तो जो का त्यों बोली, जैसे वो बोली वैसे ही तुमने प्रकट कर दिया, बोल दिया या लिख दिया, उसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? जैसे सीता कहे कि मैं पटना जा रही हूँ, सीता कहे मैं पटना जा रही हूँ। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि सीता क्या बोली, तो तुम बोलेगा कि सीता कहे आज मैं पटना जा रही हूँ। तो तुमने जो बात कहा वह ठीक उसी के शब्दों में कर दिया। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया, ज्यों का त्यों जैसे बोला वैसे हूबहू तुमने रख दिया। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे साक्षी बोले आज मैं आपको रुपया दूंगी, साक्षी बोले आज मैं आपको रुपया दूंगी। तो हम अन्नू से पूछेंगे अन्नू साक्षी क्या बोली, तो अन्नू हमसे बोले कि सर साक्षी बोली कि आज मैं आपको रुपया दूंगी। तो अन्नू कुछ फेर बदल किया, साक्षी बोली आज मैं रुपया दूंगी, ई भी बोल मैं आज रुपया दूंगी, तो यह भी बोल दिया कि साक्षी बोली मैं आज रुपया दूंगी। इसमें अन्नू कोई फेर बदल नहीं किया। फेर बदल किया, जैसा साक्षी बोली हूबहू वह हमको बोल दी। इसी को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसी को क्या कहते हैं? जैसे इंडियन क्रिकेट टीम सेड आई विल वॉन दिस मैच, इंडियन क्रिकेट टीम सेड आई या वी शैल वॉन दिस मैच। भारतीय क्रिकेट टीम बोला कि हम लोग मैच जीतेंगे।
हम लोग मैच जीतेंगे। तो हम बोलेंगे भाई तुम टीवी देख रहा था, आज न्यूज में क्या सुना, कप्तान रोहित शर्मा क्या बोला, तो तुम बोलेगा कि कप्तान रोहित शर्मा से वी शैल वन दिस मैच। जो बोला रोहित शर्मा वही तुम बोल दिया, उसी के शब्दों में वही बात तुम हमको बोल दिया। क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। समझ गया ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब इसका परिभाषा देखिए। जब वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, वक्ता मीन्स बोलने वाला, बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं? किसी को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। तो जब वक्ता द्वारा कही गई बात, वक्ता द्वारा कही गई बात को बिना किसी बदलाव के, जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों, जैसे के तैसे, ज्यों का त्यों, जैसे के तैसे, हूबहू वो लिखा या बोला जाता है, लिखा या बोला जाता है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। समझ गया? इसमें कहीं कोई टेंशन है? नहीं ना है। चलिए अब देखिए, इसी को हम इंग्लिश डिफिनेशन दिया। डायरेक्ट स्पीच इज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय ए पर्सन रिटन विद इन क्वार्टोटेशन मार्क्स। यानी इसमें एक इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, कोमा का प्रयोग होता है, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, ये हो गया कोमा, ये क्या हो गया? कोमा। और इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। इसको क्या कहते हैं? यहाँ वक्ता के कथन को इसी के अंदर में रखा जाता है, वक्ता के कथन को इसी के अंदर में रखा जाता है। यो क्या कर रही है? सटिया गई है क्या? या देखो, इसको कोमा में रखेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं कोमा और इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। तो वक्ता के कथन को इसी इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है, आगे बताएंगे, ठीक है? दूसरा एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन, डायरेक्ट स्पीच वह होगा जब दी वर्ड्स, जब शब्दों को आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन एग्जैक्टली, ठीक ठीक, हूबहू, जो का त्यों, उसी के शब्दों में, the way that the speaker, जैसे वक्ता बोला वैसे ही कहा जाए, तो उसे you must also use inverted comma, और उसमें अवश्य आप इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स क्या होता है? जिसमें कोई फेर बदल ना हो, कोई भाया माध्यम ना हो, सेम टू सेम। समझ गया? आमने सामने, जैसे तैसे, ठीक है? अब देख लीजिए, यहाँ उदाहरण दिए। सी सेड आई हैव बीन टू इंग्लैंड 3 टाइम्स। ये देखो, इसमें कुछ अंतर नहीं है, जैसे ही लिखा बोला गया वैसे ही लिखा गया, जैसे बोला गया वैसा ही लिखा गया, इसमें कोई फेर बदल नहीं है। ये देख लीजिए, स्पीकर के कथन को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखें, ठीक है? ये इन्वर्टेड कोमा है और ये कोमा है, ठीक है? ये नरेशन का पहचान है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा रहेगा, तब समझ जाइएगा कि ये नरेशन का सेंटेंस है, नरेशन का सेंटेंस है। अब दूसरा है राम से, यहाँ देखिए कोमा है। अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई एम हैप्पी। इसको आई एम हैप्पी को इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। सीता सेड, कोमा है, सीता सेड में कोमा है ना। अब है आई एम रीडिंग ए बुक, इसको इन्वर्टेड कोमा में है, इधर भी है और यहाँ भी है ना। यहाँ ये हुआ स्पीकर का कथन। ये क्या हुआ? स्पीकर का कथन। दे टीचर सेड, कोमा, वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड देखिए इन्वर्टेड कोमा में है, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। he said I will come tomorrow, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोमा है, यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ he said I will come tomorrow, क्या हो गया? ये डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। मदर से eat your food,
यहाँ देख लीजिए कॉमा है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए हम आपको वॉइस पढ़ा दिए थे ना। यस सर। अब देखिए आपको जितने भी टेंस है, 3 गो टेंस है, तीनों टेंस के 4 भेद है ना। फिर वॉइस है, वॉइस के 8 टेंस है। वॉइस के कितने टेंस है? 8 टेंस है। तो 12 8 20। इन 20 का सेंटेंस इसमें आ जाएगा। शुरू का कोमा के पहले वाला कोनो टेंस रहेगा, कोमा के बाद वाला कोनो आ जाएगा। ठीक है, एक ही सेंटेंस में कोनो का आ जाएगा, 12 में से कोनो आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें आपको टेंस कंप्लीटली याद होना चाहिए, वॉइस कंप्लीटली याद होना चाहिए। अगर टेंस और वॉइस कंप्लीटली याद नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। समझ गए? ठीक है, चलिए आज का क्लास ओवर हुआ। अब कल आप पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू वेरी